दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EIT स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज जो है हमारा एक नया चैप्टर है जिसके ऊपर मैं ये लेक्चर भी ले रहा हूं क्लास के अंदर, और उसका मैं वीडियो भी बना रहा हूं। और वो क्लास जो इस समय मेरे पास है वो गवर्नमेंट ITI अलवर की वेल्डर ट्रेड है, और चैप्टर का जो नाम है वो रेखाएं और अक्षरण है। तो आज हम केवल रेखाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्षर यानी कि लेटर राइटिंग के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और उसका वीडियो भी मैं बना चुका हूं, जो कि आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हो। यहाँ पे रेखाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर काम करते हैं ड्राइंग शीट के ऊपर, उसमें विभिन्न प्रकार की रेखाओं का उपयोग करके हम चित्र बनाते हैं। और रेखाओं का ज्ञान आपको होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रेखाओं को बनाने में कोई गलती होती है तो वहाँ पे चित्र का जो तरीका होता है या चित्र को जो समझाने का प्रयास होता है वो उसके अंदर अर्थ बदल सकता है। इसलिए आप इसको अगर रेखाओं को समझेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और आगे भी अगर भविष्य में आप किसी कंपनी में जाके काम करते हैं जहाँ पर आपको ड्राइंग शीट ही दी जाएगी, अगर कोई भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है या प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ ड्राइंग को देख करके ही आपको वर्क करना होता है। तो शुरू करते हैं। तो जो परिचय है इसके अंदर, ड्राइंग को बनाने के लिए रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, किंतु इंजीनियरिंग में ड्राइंग बनाने के लिए जिन विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है वे सभी रेखाएं भारतीय मानक संस्थान ISI द्वारा अभी प्रस्तावित यानी रिकमेंडेड होती हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इन विभिन्न प्रकार की रेखाओं द्वारा वस्तु की विभिन्न संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन तथा बनावट प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी A से लेकर के K तक की हमारी ये लाइनें होती हैं और इनका अलग अलग महत्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें यहाँ पे कि A लाइन जो है वो थोड़ी मोटी है, जिसको कि हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर देखें तो कंटिन्यूस थिक यानी कि लगातार मोटी लाइन है। और यहाँ पर इसका उपयोग जो है विजिबल आउटलाइन, ऑब्जेक्ट लाइंस, विजिबल एज यानी किनारे और ऑब्जेक्ट लाइन बनाने के काम में आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइन का मतलब होता है कि मान लीजिए हम एक आयत बना रहे हैं तो आयत की जो 4 लाइन होंगी वो आयत के लिए ऑब्जेक्ट लाइन कहलाएंगी, भारी रेखाएँ कहलाएंगी, और वो हमेशा थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। और इसके साथ में एक ये चित्र भी दिखाना चाहूँगा कि इस चित्र के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी रेखाएं दे रखी हैं और कौन सी रेखा किस तरह से बनेगी। जैसे यहाँ पर ये A2 दे रखा है, हम A के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे A2 दे रखी है, यहाँ ये गहरी लाइन है और ऑब्जेक्ट की बाहरी लाइन हमारी थोड़ी सी गहरी होती है, जैसे कि ये A1 दे रखी है और ये A2 दे रखी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी अगर स्टार्टिंग में आप चित्र बनाते हैं तो चित्र की शुरुआत हमेशा हमको हल्की लाइन से करनी चाहिए। ये मैं हमेशा से हमारे जो स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनको बताता हूँ कि आपकी एक तो पेंसिल बिल्कुल बारीक होनी चाहिए और शुरुआत आप हमेशा H और 2H की पेंसिल से करके हल्की लाइन से करेंगे। जब आपका एक बार चित्र फाइनल हो जाएगा, उस चित्र को फाइनल करने के बाद आप उस जो हल्की लाइन से आपने चित्र बनाया है उसको आप थोड़ा सा गहरा करेंगे तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट लाइन बन जाएगी। जैसे कि आयत बनाते समय हम जो 4 लाइन खींचेंगे वो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन होगी। तो यहाँ पर हमारा जो A का उपयोग है जनरल एप्लीकेशंस के अंदर विजिबल आउटलाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन के रूप में है, विजिबल एजेस के रूप में और ऑब्जेक्ट लाइंस के रूप में होता है। इसके बाद हमारी दूसरी लाइन है कंटिन्यूस थिन लाइन, स्ट्रेट या कर्व। ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व यानी कि वक्राकार भी हो सकती है। कंटिन्यूस का मतलब लगातार होता है, थिन यानी पतला होता है। इसका उपयोग हम डायमेंशन लाइन में करेंगे, एक्सटेंशन लाइन और प्रोजेक्शन लाइन के रूप में करेंगे, इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर करेंगे। हैचिंग लाइन खींचते हैं, जहां हम किसी अगर वस्तु को काट करके दिखा रहे हैं तो वहाँ हैचिंग लाइन काम में ली जाती है, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। लेडर लाइन होता है, लेडर लाइन हमारी यहाँ पे उपयोग होती है अगर हम कोई चित्र बना रहे हैं, वृत्त को बना रहे हैं और उसकी डायमेंशन हमको उस चित्र के अंदर नहीं देनी है तो बाहर देने के लिए हमको वहाँ पे एक तिरछी 45 डिग्री के ऊपर जो लाइन खींचते हैं वो हमारी लेडर लाइन कहलाती है। इसके बाद डायगोनल लाइन यानी कि जो हमारे विकर्ण होते हैं आयत या वर्ग, तो उसके अंदर जो तिरछी लाइन होती है वो विकर्ण लाइन कहलाती है, डायगोनल लाइन। इसके बाद थ्रेड्स लाइन, अगर हम कहीं पे चूड़ियाँ बना रहे हैं तो वहाँ पे जो थ्रेड्स लाइन आएंगी वो भी हमारी इसकी हल्की और पतली लाइन के रूप में आएंगी। उसके बाद शॉर्ट सेंटर लाइंस और आउटलाइन ऑफ रिजॉल्व सेक्शन इन प्लेस के रूप में भी हमारे यहाँ पे का, यानी कि B जो हमारी ये लाइन है कंटिन्यूस पतली लाइन जो है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह पे इसको काम में लिया जाता है। बाकी की लाइनें होती हैं वो इतनी जगह काम में नहीं आती, यानी कि सबसे ज़्यादा आपका जो फोकस होना चाहिए वो लगातार पतली लाइन पर ही होना चाहिए, जैसा कि मैं पहले आपको बताता भी रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये B4 है, हैचिंग लाइन है, B5 है, ये लेटर लाइन कहलाती है।
ये हमने जो ये जो डायमेंशन देने के लिए बाहर जो लाइन निकाली है 45 डिग्री पे, ये हमारी लैडर लाइन कहलाती है। इसी तरह आप देखेंगे बी, तो ये B5 है, उसके बाद B7 ये हमारी थ्रेड्स की लाइन है, चूड़ियाँ दिखाने का जो तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पे B6 है, ये हमारी डायगोनल लाइन है, यानी विकर्ण लाइन है। B2 लाइन ये हमारी एक्सटेंशन लाइन होती है। हम जब भी कोई डायमेंशन देते हैं तो जो डायमेंशन लाइन के को जहाँ जिन लाइनों से टच किया जाता है वो हमारी एक्सटेंशन लाइन कहलाती है, ये भी हमारी हल्की होती है। और ये हमारी जो डायमेंशन लाइन है ये भी हमारी हल्की होती है, जो कि B1 के रूप में है। और ये हमारी तिरछी जो लाइन है वो हमारी लैडर लाइन है B5 के रूप में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो लाइन है, हम जब भी ड्राइंग बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो काम आएगी वो हमारी पतली लगातार लाइन काम में आएगी। इसलिए आपका हमेशा ड्राइंग बनाते समय जोर होना चाहिए कि हम पतली लाइन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके बाद है तीसरा है C, कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड। यानी कि कंटिन्यूस का मतलब लगातार, थिन यानी पतली, फ्री हैंड का मतलब आप उसको जब बनाओगे तो उसके अंदर कोई स्केल उपयोग में नहीं लेना होता है। फ्री हैंड बनाएंगे तो उसके अंदर थोड़ी आड़ी टेढ़ी भी हो सकती है। और इसका जो उपयोग है वो आप देख सकते हैं, लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यू ऑफ सेक्शन इफ़ द लिमिट इज़ नॉट इन द चेन थिन। यानी कि जो हमने यहाँ पे आप चित्र देखेंगे C के रूप में, ये यहाँ पे अगर हमने किसी वस्तु का जो बड़ा चित्र है उसको अगर छोटा करके दिखाना है तो यहाँ पे हम इस लाइन का, फ्री हैंड लाइन का उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट बड़ा था तो उसको छोटा करने के लिए हमने यहाँ पे काट करके ये इस तरह से दिखा दिया, तो यहाँ पर हमारी ये फ्री हैंड लाइन आती है। इसके बाद अगली जो लाइन है ये है D, कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट विद जिगजैग। यानी कि कंटिन्यूस लगातार, थिन यानी पतली, स्ट्रेट यानी कि सीधी, विद जिगजैग शेप। तो ये शेप जो होती है वो जिगजैग शेप कहलाती है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, ये इस तरह से बनाना है इसको लेकर के, और इसका जो उपयोग है वो यहाँ पर D1 के रूप में दे रखा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये भी हमारा जो पार्ट अगर कोई लंबा होता है और उसको हम अगर छोटा करके दिखाना चाहते हैं या आगे नहीं दिखाना चाहते हैं, वहाँ पे इसको काम में ले सकते हैं। तो ये जिगजैग टाइप की लाइन होती है। इसके बाद अगली जो लाइन है वो है डैश थिक, यानी कि डैश टाइप होगी, 1 डैश, 2 डैश, तीसरा डैश, चौथा डैश, पाँचवा डैश, इनके सबके बीच में गैप होता है। और थिक यानी मोटी होती है। तो इसका उपयोग जो होता है वो हिडन एज, हिडन आउटलाइन में होता है। और दूसरी जो लाइन हमारी ये डैश वाली होती है वो भी डैश थिन होती है, जिसके अंदर हमारा जो डैश है वो थोड़ा पतला बनाया जाता है। और इसका उपयोग भी हम हिडन एज या हिडन आउटलाइन के रूप में करते हैं। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। अगर कोई ड्राइंग के अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आप चित्र बना रहे हैं और वो कोई वस्तु ऐसी जो किसी चीज़ के पीछे छुपी हुई है, उसकी अगर हमको ड्राइंग बनानी होगी तो वहाँ हमेशा हमारी हिडन लाइन आएगी, जो कि एक छोटा डैश, फिर गैप, फिर छोटा डैश, फिर गैप के रूप में बनेगा। और ये गैप जो है आपका, जो छोटा डैश है, ये आप 3 mm ले सकते हो और गैप भी अपना 3 mm हो सकता है। तो जो वस्तु हमारी छुपी हुई है किसी चीज़ के पीछे, उसका अगर हमको ड्राइंग के ऊपर चित्र बनाना है, क्योंकि ये जो डैश लाइन है आपके जब एक आइसोमेट्रिक वाला चैप्टर आएगा उसके बाद जब ऑर्थोग्राफिक बनाओगे उसमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, हमेशा आप ध्यान रखें ड्राइंग के अंदर अगर कोई वस्तु छिपी हुई है उसका अगर चित्र बनाना है तो वो हमेशा डैश लाइन से ही आएगा। इसके बाद अगला है चेन थिन लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चेन यानी कि एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश, फिर एक छोटा डैश। इसका जो मुख्य काम होता है वो मध्य रेखा के रूप में हम काम में लेते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं G1, G2, G3 में लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब एक सा। अगर कोई चीज़ जैसे हमारे चेहरे के ऊपर भी आप देखेंगे कि एक आँख जो है दूसरी आँख से सिमेट्री होती है, यानी कि समान होती है। सिमेट्री का मतलब ये होता है जैसे एक हाथ हमारा राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड के जैसे ही होता है, एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है। तो ये सिमेट्री कहलाती है। सेंटर लाइन यानी कि वह लाइन जो किसी भी चित्र में मध्य से गुजरे उसको सेंटर लाइन कहते हैं, या मध्य बिंदु से जो भी लाइन गुजरेगी वो हमारी चेन टाइप होगी। इसमें आपको एक बड़ा डैश, फिर गैप, फिर छोटा डैश, फिर गैप, फिर बड़ा डैश लेना है। और यहाँ पर जो आपका बड़ा डैश और छोटे डैश के बीच में अनुपात होता है वो 1:3 या 1:4 या 1:5 हो सकता है। यानी कि अगर आप छोटा डैश को 3 mm लेते हो तो 3 mm का दोनों साइड गैप छोड़ोगे, उसके बाद आपका ये जो बड़ा डैश है वो आपका 9 से 15 के बीच में हो सकता है। एक बार अगर आप चित्र बनाओगे तो लगभग आप 10 से 12 mm के बीच में बड़ा डैश ले लें, 3 mm का छोटा गैप ले लें और 3 mm का ही डैश ले लें, तो वो हमारी जो लाइन बनेगी वो चेन टाइप बनेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारी अधिकतर उपयोग जो है सेंटर लाइन के रूप में होती है, जो कि मध्य बिंदु से या किसी भी चित्र के मध्य में से
गुजरती है। एक बात यहाँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप प्रकार का उपयोग करेंगे ड्राइंग बनाते समय, क्योंकि प्रकार से हम चाप बनाते हैं या वृत्त बनाते हैं, वहाँ पर आपके उस बिंदु जहाँ पर की प्रकार की नोक रखी जाती है, वहाँ से दो मध्य रेखाएं, एक वर्टिकल सेंटर लाइन और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन जरूर वहाँ पर आपको खींचनी ही चाहिए जहाँ भी आपका प्रकार का उपयोग होगा। यानी कि जहाँ भी आप वृत्त बनाएंगे या जहाँ भी आप चाप लेकर के कोई भी चित्र बनाएंगे, वहाँ पे आपको सेंटर लाइन ज़रूर खींचनी चाहिए। तो इसका उपयोग हम यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये जो लाइन जा रही है ये इस बिंदु से सेंटर से होके जा रही है, तो यानी कि ये सेंटर लाइन हो गई, उसके बाद ये सेंटर लाइन हो गई, उसके बाद ये सेंटर लाइन हो गई, इसके बाद ये सेंटर लाइन हो गई। तो जहाँ भी आप सेंटर लाइन खींचेंगे, ये सेंटर लाइन है, जहाँ भी आप मध्य से गुजारेंगे वहाँ पे हमेशा हमारी मध्य रेखा सेंटर लाइन खींची जाएगी। उसके बाद है एच, चेन थिन थिक एट एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन। चेन टाइप होनी चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर देखा, थिन यानी कि पतली होगी, उसके बाद थिक भी होगी। थिक कहाँ होगी? एट द एंड, यानी कि एक ऐसी लाइन जिसके लास्ट के अंदर हमारी जो दो डैश बनेंगे राइट और लेफ्ट में, अगर कोई हमने ऐसी लाइन खींची जिसके राइट का जो लास्ट का डैश होगा राइट में और लेफ्ट में, वो अगर मोटा कर दिया जाएगा तो वो हमारी ये लाइन होगी। और इसका उपयोग हम कटिंग प्लेन के रूप में करते हैं, जहाँ पर अगर हमको ड्राइंग के अंदर कई चीज़ ऐसी होती है जिसको काट करके हमें दिखानी पड़ती है, जहाँ पर इस वस्तु को काटा जाता है, तो जिस लाइन काटी गई जगह पर हम जो लाइन खींचेंगे वो हमारी कटिंग प्लेन लाइन कहलाएगी। और वो हमारे यहाँ पे एक उसके अंदर लास्ट के जो दोनों डैश होंगे वो मोटे होंगे, बाकी का बीच का जो पोर्शन लाइन बनेगी वो हमेशा हल्की लाइन से बनेगी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कटिंग प्लेन लाइन का मतलब क्या है। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, एच, ये यहाँ पर वाई से इस पोर्शन को यहाँ से काट करके देखा गया है, तब हमारा ये पोर्शन दिख रहा है। तो इस पोर्शन को जो हम काट करके देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ जो हम लाइन बनाएंगे वो हमारी कटिंग प्लेन लाइन होगी, और यहाँ पर लास्ट जो दो डैश होंगे वो हमारे गहरे हो जाएंगे, बाकी की बीच की जो लाइन है वो हमारी हल्की रहेगी। इसके बाद आ जाए जे, चेन थिक, चेन टाइप है। अब इससे पहले हमने पढ़ी है चेन जो है पतली लाइन, अब पढ़ रहे हैं हम चेन मोटी लाइन। इसका उपयोग क्या है? इंडिकेशन ऑफ लाइन और सरफेस टू विच ए स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइड, यानी कि यदि हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पेशल कोई काम किया हुआ है, जैसे मैं आपको बताऊं कि साइकिल का जो हैंडल होता है उसके ऊपर निकल क्रोम प्लेटिंग की होती है, तो अगर हम साइकिल की हैंडल का चित्र बनाएंगे तो ड्राइंग के अनुसार ऊपर उसके ऊपर निकल क्रोम की प्लेटिंग होने की वजह से, क्योंकि वो स्पेशल पर्पज़ हो गया, वहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट हो गई या स्पेशल काम किया गया, तो वहाँ पर हम एक जो लाइन खींचेंगे वो हमारी ये चेन थिक लाइन होगी। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं आप, J1 जो है, ये जो हैंडल है इसके ऊपर अगर हमने कोई स्पेशल काम कर रखा है तो प्लेटिंग वगैरह करके, तो तब यहाँ पर इस लाइन का उपयोग करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इसको काम में लिया जाता है। और लास्ट जो लाइन हमारी यहाँ पे ज़्यादा काम में लेते हैं, चेन थिन डबल डैश, यानी कि चेन पतली टाइप है, उसके अंदर डैश हमारे जो हैं डबल हैं। इसका उपयोग हम सेंट्रॉइड लाइंस के रूप में, आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स के रूप में, पार्ट सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन, अल्टरनेटिव और एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट, यानी कि कोई पार्ट ऐसा है जो मूवेबल होता है, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे होता है, वहाँ पे भी इसका काम में लेते हैं। इनिशियल आउटलाइन प्रायर टू फॉर्मिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये के टाइप की जो लाइन है, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखें आप K2 है। उसके बाद आप अगले चित्र में आ जाएं, यहाँ ये वाला जो पार्ट है हमारा इधर था, इसको घुमा करके इधर ला दिया गया, तो यहाँ पे अपन ये डबल डैश वाली लाइन खींचेंगे। और यहाँ पर आप देखो कि अगर हमने किसी पार्ट ऐसा है जो टेढ़ा मेढ़ा है, उसके सेंटर से अगर कोई लाइन गुजारनी है तो वहाँ पर भी हम इसको उपयोग कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा जो छोटा डैश है वो डबल के रूप में बनेगा और ये लाइन हमारी मोटी होगी। तो आपने देखा कि किस तरह से इस लाइनों को आपको इसका उपयोग होता है ड्राइंग के अंदर। इसके बाद हम लाइन के बारे में और थोड़ा अगर पढ़ें तो क्या है कि रेखाओं की मोटाई का चयन ड्राइंग के प्रकार तथा नाप के अनुसार 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4 और 2 mm की परास के मतलब रेंज, यानी कि कितनी मोटी हम
बनाएंगे और वो कौन सी लाइन का कौन सी कितनी मोटाई की होगी, उस तो मोटाई हमारे पास 0.1 से लेकर के 2 mm तक की होती है। एक ड्राफ्टमैन द्वारा 0.5 mm परास यानी रेंज की रेखाओं का अधिक उपयोग किया जाता है। यानी जो हमारा ड्राफ्टमैन होता है, जिसका काम ही हमारा ड्राइंग बनाने का होता है, वो अपने अधिकतम जो काम होता है वो 0.5 की mm की मोटाई वाली लाइन से ही करता है। तो यहाँ एक छोटी सी ए से लेकर के जे तक की लाइनें दे रखी हैं। दी गई सारणी में 0.5 की परास वाली विभिन्न रेखाओं को मिलीमीटर में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ए से लेकर के जे तक इसके अंदर ये मोटाई दे रखी है। ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइन हो गई, ये हमारी सेंटर लाइन हो गई, उसके बाद ये फ्री हैंड हो गई, ये जिगजैग लाइन हो गई, ये डैश की लाइन हो गई, उसके बाद ये सेंटर लाइन हो गई, ये कटिंग प्लेन लाइन हो गई। फिर ये हमारी उपयोग हमने करी थी इसका जो सिमेट्री वाली थी या स्पेशल रिक्वायरमेंट वाली लाइन, और ये हमारा जो लास्ट में था जहाँ हम इसको कोई मूवेबल पार्ट है उसको दर्शाने के लिए लेते हैं, तो वहाँ पे इसको उपयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारी लाइनों की मोटाई है वो 0.2, 0.3, 0.5 के बीच में, यानी कि हम जो ड्राइंग बनाएंगे उसके अंदर हमारी लाइन का जो मोटाई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.2 और ज़्यादा से ज़्यादा 0.5। इसीलिए मैं हमेशा से शुरू से जो पहली शीट जो मैंने बच्चों से बनवाई है वो इसी बात को समझाते हुए बनवाई है कि आपको शुरुआत से ही लाइनों को हल्का बनाना से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हल्की लाइन खींचना कठिन काम है गहरी लाइन से। इसके बाद यहाँ किताब के अंदर रेखाओं के प्रकार दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ लाइन्स, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि भारतीय मानक के अनुसार इस 10 प्रकार की रेखाओं का इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किया जाता है, जिसमें से प्रथम 4 प्रकार की रेखाएं ए से डी तक की कंटिन्यूस, मोटी और पतली होती हैं। इसमें पहली है बाहरी रेखा, आउटलाइन जिसको कहते हैं, ये ए प्रकार की होती है। इसका उपयोग दर्शित बाहरी लाइन यानी कि विजिबल आउटलाइन तथा किनारों यानी एजेस को बनाने में किया जाता है। इन्हें वस्तु रेखा यानी कि ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी को आयत, वर्ग, त्रिभुज कुछ भी बनाते हैं तो वहाँ जो लाइन होगी वो हमारी आउटलाइन के रूप में होती है और वो थोड़ी सी मोटी होती है। इसके बाद है विमांकन रेखा यानी कि डायमेंशन लाइन, ये B1 प्रकार की होती है। यह पतली और सतत सीधी रेखा होती है। इनके दोनों छोरों पर एक्सटेंशन रेखा को स्पर्श करते हुए एरो हेड बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये डायमेंशन लाइन है और ये हमारी एक्सटेंशन लाइन है, ये दोनों लाइन हमारी एक्सटेंशन लाइन कहलाएंगी। डायमेंशन लाइन के अंदर खासियत ये होती है कि ये एक्सटेंशन लाइन को टच करनी चाहिए और टच करते समय ये यहाँ पे दोनों साइड तीर बने होने चाहिए, जो कि बहुत सुंदर बने होने चाहिए। तीर के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर एक लंबाई और एक चौड़ाई लें तो इसकी अगर चौड़ाई 1 mm होगी तो लंबाई हमारी इसके अंदर 3 mm होती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ अगर मुझे तीर बनाना है तो तीर बनाने का तरीका बता देता हूँ। आपने एक लाइन खींची, इसके दोनों साइड में एक छोटे छोटे बिंदु लगा लें और यहाँ पर इस तरह से इसको मिला करके हल्का सा इसको बना दें, इसको हल्का सा गहरा कर दें, ज़्यादा गहरा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ अगर ये हमारी 1 mm है तो ये लंबाई जो है हमारी यहाँ पे लगभग 3 mm के बराबर होनी चाहिए। और तीर की विशेषता ये होनी चाहिए कि ये इस एक्सटेंशन लाइन जो है इसके आगे भी नहीं जाना चाहिए और इसके पीछे भी नहीं रह जाना चाहिए, केवल इसको टच करना चाहिए और सुंदर चित्र बनना चाहिए। सुंदर तीर बनाने से आपका चित्र की एकदम जो खूबसूरती है वो निखर के आएगी और ज़्यादा काला करने से हमेशा हमारी ड्राइंग ख़राब हो जाती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है लेडर रेखा। B5 प्रकार की 3 प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ चित्र में दिखाया, ये वाली जो लाइन है हमारी वो लेडर लाइन कहलाएगी। यहाँ से लेकर के ये खींच करके और इसको फिर सीधा किया जाता है ऐसे। तो लेडर लाइन यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी ये लगभग 45 डिग्री पे बनेगी। इसको बाहर निकाल के इसको यहाँ हॉरिजॉन्टल सीधा करना होता है, तो ये लेडर लाइन कहलाती है। इसको हम 3 तरह से दर्शा सकते हैं, बना सकते हैं। एक बिंदु डॉट के साथ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेडर रेखा जो है हमारी 3 तरह से बना सकते हैं। एक बिंदु के डॉट के साथ जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, एक तीर के साथ जैसा कि यहाँ दे रखा है, और बिंदु के बिना या तीर शीर्ष यानी कि एरो हेड के साथ। तो इस तरह से भी इसको दर्शाया जा सकता है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप इस तरह से बनाने का प्रयास करें। ये अधिकतर उपयोग इनका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर आपको जगह की कमी होती है और आपको दर्शाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगली जो रेखा है वो है हमारी हैचिंग लाइन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हैचिंग लाइन का उपयोग वहाँ किया जाता है कि अगर किसी पार्ट को हमको काट करके दर्शाना है तो वहाँ पर दर्शाते समय हैचिंग लाइन का उपयोग किया जाता है।
इस प्रकार की रेखाएं तिरछी समानांतर होती हैं। इन रेखाओं के मध्य की दूरी कम से कम उस ड्राइंग की सबसे मोटी रेखा से दोगुनी होनी चाहिए एवं 0.7 मिलीमीटर से कम किसी अंतराल यानी कि स्पेस में नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये लगातार समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, ये हमारी। तो यहाँ पर ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं कि समानांतर रेखाएं हैं, तिरछी रेखाएं हैं और इनकी मोटाई हमारी ज़्यादा नहीं होती है। तो जहाँ भी हम, जैसे अब ये लाइन कहाँ दिखाई गई है, इसको पोर्शन को जब हमने काट करके देखा तो हमको ऐसा ये कुछ स्क्वायर शेप की आकृति दिखी और इसके अंदर हमने जब एक हैचिंग लाइन खींच दी, इसका मतलब हमने यहाँ से काट के इसको देखा था, तब हमने यहाँ पे हैचिंग लाइन दी। तो ये एक तो समानांतर होनी चाहिए और समानांतर लाइन हमारी यहाँ पे 45 डिग्री पे हो सकती है, 60 डिग्री पे हो सकती है। और अगर 3, 4, 5 मेटल का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हर मेटल से चीज़ कटी हुई है, वहाँ पे आपको डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर जो लाइन है उसका गैप भी बढ़ा सकते हैं। तो मोस्टली हमारे पास ये समानांतर रेखाएं होती है वो 2 से 3 mm के बीच के गैप के अंदर इनको खींचा जाता है। तो ये हमारी हैचिंग लाइन कहलाती हैं। इसके बाद शॉर्ट ब्रेक लाइन C1 प्रकार की, यह पतली सतत और मुक्त हस्त वक्र रेखा होते हैं। इनके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की अनियमित बाउंड्री एवं उसकी ड्राइंग को कम दूरी तक तोड़कर दिखाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए हमको किसी खेत का नक्शा बनाना है या किसी शहर का नक्शा बनाना है जहाँ पे बाउंड्रियाँ अनलिमिटेड होती हैं या असीमित होती हैं या उसके अंदर हम कोई नापतोल नहीं होती, वहाँ पर अगर उस बाउंड्री लाइन को दिखाना है तो वहाँ पर फ्री हैंड स्केच, फ्री हैंड की लाइन आती है, जैसा कि आपने इस चित्र में यहाँ देखा था। तो ये हमारी एक तरह से बाउंड्री लाइन के रूप में जहाँ बनाया जाता है वहाँ पर इस लाइन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन। यह पतली सतत रेखा 2 या 3 जगहों पर जिगजैग आकार की बनी होती है। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट के किसी लंबे भाग को ड्राइंग में कम स्थान में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप ये लाइन देख रहे हैं, ये हमारी लॉन्ग ब्रेक लाइन है। इसका उपयोग जो है, आप अगर देखो तो मैं एक आपको बताऊं कि शहर के अंदर आपने अगर बिजली की लाइन बिछा रखी है, उसकी अगर कहीं ड्राइंग बनानी है और वो लाइन आपकी बहुत लंबी जा रही है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जा रही है, तो आप ड्राइंग के अंदर अगर 5 किलोमीटर नहीं दिखा सकते तो आप केवल 2 लाइन खींचोगे, 2 लाइन खींच करके और इस बीच में इस तरह से दर्शा दोगे, तो वो हमारी जो है लाइन ये बताएगी कि आपकी बहुत लंबी लाइन जा रही है। तो वहाँ पर अनियमित, ये आपने देखा कि ऑब्जेक्ट के किसी लंबे भाग को ड्राइंग पर कम स्थान में दिखाने के लिए काम में ली जाती है। इसके बाद है डॉटेड हिडन लाइन। इसका उपयोग ड्राइंग में ऑब्जेक्ट के छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी छुपी हुई है, जैसा कि इस चित्र के अंदर ये डॉटेड लाइन है, अब इसका मतलब ये हो गया कि हम ऊपर से कोई चीज़ ऐसी जो मान लीजिए आपके टेबल है, टेबल के नीचे कोई स्टूल रखा हुआ है और आप टेबल के ऊपर से कोई चीज़ को देखना चाह रहे हैं तो आपका स्टूल दिखाई नहीं देगा। तो वहाँ पे स्टूल को कैसे दिखाओगे आप? स्टूल का जो चित्र या जो लाइन बनेगी जिससे आप उसको दर्शा रहे हो वो डॉटेड लाइन से ही बनेगी। यानी छुपी हुई चीज़ को दर्शाने के लिए ड्राइंग के अंदर हमेशा डॉटेड लाइन का प्रयोग किया जाता है। और इस डॉटेड लाइन को बनाने के लिए तरीका क्या है कि आप एक छोटा डैश लेंगे, फिर एक छोटा गैप लेंगे, फिर एक छोटा डैश लेंगे। वो आपका छोटा डैश जो है वो 3 mm का होना चाहिए। इसके बाद आता है अगला और लास्ट हमारी जो रेखा है वह केंद्र रेखा, सेंटर लाइन। इसका उपयोग वृत्ताकार वस्तुओं या वृत्त आदि के केंद्र प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसे एक क्रमशः लंबे डैश तथा एक छोटे डैश को खींच करके बनाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप ये चित्र में आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये वाली जो लाइन है, ये जो हमारी लाइन है वो हमारी सेंटर रेखा के रूप में हल्की होनी चाहिए। एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश और दोनों डैश के बीच में 3 mm का गैप। यानी कि छोटा डैश हमारा 3 mm का, फिर हमारा 3 mm का गैप, फिर हमारा 9 से लेकर के 12 mm का डैश बड़ा वाला, फिर गैप 3 mm का, फिर छोटा डैश। तो इस तरह से हम ये केंद्र रेखा बना सकते हैं। और केंद्र रेखा हमारी सबसे सुंदर बननी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई चित्र बनाते हो तो चित्र बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने केवल चित्र बना दिया। चित्र बनाने के बाद आपका जो चित्र है वो चेक जो कर रहा है टीचर, उसको समझ में आना चाहिए और उसको अच्छा लगना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और ड्राइंग के अंदर हमेशा आपको साफ़ सुथरा काम करना चाहिए। उसके अंदर आपकी लिखावट भी होनी चाहिए, आपकी लाइनें भी सीधी होनी चाहिए, लाइन की मोटाई भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपको नंबर मिलते हैं। वहाँ पर एक लाइन, एक शब्द मैं उपयोग करता हूँ
उसका मतलब होता है लाइन वर्क। लाइन वर्क का मतलब ये होता है कि आपने किस तरह से लाइन को खींच करके चित्र बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है जिसके रेखाओं के बारे में हमने चर्चा की है, इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये चैनल या मेरा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल के ऊपर जो वीडियोस डाले हुए हैं वो सब अच्छे लगते हैं, तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी मैं आपको काफ़ी अच्छे वीडियोस बना के डालूँगा। इससे पहले मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन, जो आपका एक मेन चैप्टर, एक मेन सब्जेक्ट होता है, उसके फर्स्ट ईयर के बहुत सारे वीडियो, काफ़ी एक एक चैप्टर के 4-4 5-5 वीडियो बनाकर चैनल पे डाल चुका हूँ, तो वो भी जा कर के देख सकते हो, जिससे कि आपको अगर क्लास में टीचर नहीं भी हो तो आप घर पे जा कर के उसको देख कर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।